हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ वीरेंद्र गुज्जर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने निदान स्थान को कंप्लीट कर लिया था, तो अब इस वीडियो में अपन विमान स्थान शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है विमान स्थान का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है विमान स्थान के रस विमानम। ठीक है, तो रस विमान इसके पहले चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे देखना, मैंने पहले ऊपर विमान की निरुक्ति लिख रखी है। तो क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का कि विमान की निरुक्ति बताइए। तो विमान की निरुक्ति है कि दोष भेषज आदि की मात्रा का विशेष रूप से वर्णन किया जाए, उसे क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। तो विमान को किसको कहते हैं कि दोष भेषज आदि, ठीक है, दोष भेषज हो गए तो इस प्रकार के इनकी मात्रा का अगर विशेष रूप से वर्णन किया जाए, विशेष रूप से वर्णन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। और ऐसे विशेष मान जहाँ पर स्थित हों वह क्या कहलाता है? विमान स्थान कहलाता है। तो इस प्रकार से ये विमान की निरुक्ति होगी और ये विमान स्थान की निरुक्ति होगी। अब चैप्टर के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखना, विमान स्थान में भी रस विमान का सर्वप्रथम उपदेश किया गया है। विमान स्थान की निरुक्ति अगर अंकित है। तो विमान स्थान की निरुक्ति मैंने पहले ऊपर लिख दी है। तो विमान स्थान में सबसे पहले कौन से चैप्टर का वर्णन किया है? रस विमान, है ना। रस विमान का सबसे पहले वर्णन किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 4 के ऊपर, है ना, 3 के नीचे और 4 के ऊपर यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि सर्वप्रथम रस, द्रव्य, दोष और रोगों के प्रभाव को कहेंगे। तो ये जो है अपनी को इस क्रम से इसको याद रखना है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है RDDR, रस, द्रव्य, दोष और रोग। तो इस क्रम से जो है, इसलिए तो सबसे पहले प्रधान क्या होता है? रस होता है। तो इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? रस विमान आया है। तो ये क्रम याद रखना है कि रस विमान चैप्टर में है किन किन के प्रभाव को कहा गया है। तो किन किस के प्रभाव को कहा गया है? रस, द्रव्य, दोष और रोग। अब आगे देखते हैं। कोटेशन नंबर 6 देखना, रसों के गुण। तो यहाँ पे जो है रसों के गुण बता रखे हैं। तो रसों के गुण जो हैं यहाँ पे बता रखे, वो अष्टांग हृदय वाले वही बता रखे हैं कि मधुर, अम्ल और लवण। ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण ये किसका समन करते हैं? वात का समन करते हैं। फिर कटु, तिक्त और कषाय ये किसका समन करते हैं? कफ का समन करते हैं। फिर इसके अलावा कषाय, तिक्त और मधुर ये पित्त का समन करते हैं। तो ये जो रसों के गुण बता रखे हैं वही कि कौन कौन से रस जो हैं कौन कौन से दोषों का समन करते हैं। अब आगे देखना, दोषों की वृद्धि एवं समन में रसों की कारणता। तो है कि दोष की वृद्धि और समन में रसों के कारणता बता रखा है कि किस कारण से जो है रस जो है दोषों की वृद्धि करते हैं या उसका समन करते हैं। तो इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। जब रसों का सेवन किया जाता है तो ये शरीर में जाकर दोषों से अपना संपर्क स्थापित करते हैं। तो रस किससे संपर्क स्थापित करते हैं? दोषों से। ऐसी अवस्था में जो रस जिस दोष के समान गुण वाला होता है उसके अनुकूल होता है अथवा उससे गुणों की समानता अधिक रूप में पाई जाती है, तो वह रस उन दोषों को बढ़ाने वाला होता है। तो दोषों की वृद्धि का इसमें क्या कारण बता रहा है? ये कह रहा है कि जब रस का सेवन किया जाता है तो शरीर में जाता है और शरीर में जाकर दोषों से अपना संपर्क स्थापित करता है। तो ये कह रहा है कि जो रस जिस दोष के समान गुण वाला होता है, तो अपन ने पढ़ा था ना कि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, कि समान से समान गुण की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार कह रहा है कि जो रस जो है जिस दोष से उसका गुण समान होता है, मतलब ये दोष से जिस रस में समानता पाई जाती, तो ये रस क्या करता है कि उन दोषों को क्या करता है? बढ़ा देता है। और जो रस जिन दोषों के विपरीत गुण वाला होता है तो वो जो है रस उन गुणों उनको उस दोष को क्या करेगा? शांत कर देगा। तो यही बात बता रहा है इसमें कि अब इसमें इजी से देखते हैं। दोषों की वृद्धि में समन में रसों की कारणता पूछा जाए कि दोषों की वृद्धि और समन में रसों की कारणता बताओ। तो इसमें लिखना है कि जब रसों का सेवन किया जाता है तो शरीर में जाकर दोषों से अपना संपर्क स्थापित करते हैं। फिर जो रस जिस दोष के समान गुण वाला होता है या जिसमें उस दोष के गुणों की समानता पाई जाती है, तो वह रस उन दोषों को तो बढ़ा देता है और जिन दोषों से उसमें विपरीत गुण मिलते हैं उन दोषों को क्या करता है? शांत कर देता है या समन कर देता है।
अब आगे देखते हैं। तो विकल्प के भेद अपरिसंख्य होते हैं। तो विकल्प भेद से अगर रोग पूछे तो वो क्या होते हैं, अपरिसंख्य होते हैं। ये बात पहले ही भी हो चुकी है, अपन सूत्र स्थान में देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 9, प्रकृति समसंवेद सिद्धांत। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में जो है पूछ लिया जाता है कि प्रकृति समसंवेद सिद्धांत और विकृति विषम संवेद सिद्धांत, इसके बारे में बताओ, इसकी परिभाषा लिखो। तो इसमें देखना, अनेक रस वाले द्रव्यों में, अनेक दोषों से उत्पन्न होने वाले रोगों में रस के और दोष के प्रभाव को अलग अलग विचार कर द्रव्य और रोग के प्रभाव के तत्व का निश्चय करें। तो अपने को क्या है, प्रकृति समसंवेद में ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, अपने को इजी सी लाइन है वो लिखनी है। अब इसमें नीचे विमर्श में देखना कि जब ज्वर को दूर करने वाली अलग अलग 4 औषधियों का परिज्ञान है तो उन चारों को मिलाकर ज्वर में प्रयुक्त करें तो वह समुदाय भी ज्वरनाशक होगा। ये बातें सभी विषयों में लागू होती हैं। इस सिद्धांत को प्रकृति समसंवेद कहते हैं। तो प्रकृति समसंवेद में क्या लिख रखा है, ये कह रहा है कि जब ज्वर को दूर करने वाली, मतलब 4 अलग अलग औषधियाँ हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ज्वर को है ना, अपन मान लेते हैं कि एक तो पैरासीटामोल, एक डाइक्लोफेनाक सोडियम, या फिर 2 और कोई अन्य ड्रग ले ली, है ना। ये ज्वर को दूर कर रही है, अलग अलग औषधियाँ चारों। लेकिन कह रहा है कि अगर अपन चारों को एक साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं तो वो भी क्या होगा, ज्वरनाशक ही होगा, ज्वर को ही नाश करेगी। तो ये बातें कराएगी सभी विषयों में लागू होती हैं और इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्रकृति समसंवेद सिद्धांत कहते हैं। तो ये प्रकृति समसंवेद की परिभाषा हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं विकृति विषम संवेद सिद्धांत। प्रकृति समसंवेद और विकृति विषम संवेद ये जो है अपने द्रव्य गुण में भी आएंगे। तो वहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ होगा कि जो है अगर औषधि, ठीक है, अगर द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक के अनुसार कार्य करता है तो होता है प्रकृति विषम, ये प्रकृति समसंवेद सिद्धांत। अगर जो द्रव्य है वो रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव इनके अनुसार जो है कार्य नहीं करता है तो वो क्या होता है, विकृति विषम संवेद स्वभाव, ये संवेद सिद्धांत कहा जाता है। तो अब अपन तो यहाँ देखते हैं विकृति विषम संवेद सिद्धांत। ये कह रहा है किंतु सभी जगह ऐसा नहीं होता, क्योंकि विकृति रूप में मिले हुए एवं विषम रूप से मिले हुए अनेक प्रकार के आपस में उपघात को प्राप्त हुए और दूसरे भेद करने वाले उपायों से भिन्न रसों के अवयव के प्रभाव के अनुमान से समुदाय के प्रभाव के तत्व का निश्चय शक्य नहीं है। मतलब ये जो है थोड़ी अटपटी सी दे रखी है, इसको अपने को याद नहीं करना है। अपने को याद क्या करना है, अब वो नीचे देखते हैं विकृति विषम संवेद का कौन सी जो है परिभाषा अपने को याद करनी। तो इसमें देखना एक बार प्रकृति समसंवेद यहाँ पे विमर्श में नीचे और बता रखा है। तो ये तो है प्रकृत्य अनुगुणों प्रकृति समसंवेद। तो ये तो किसकी है, ये किस में दे देते हैं कि ये पीजी के लेवल की है, कि उसमें जो है इसकी परिभाषा बता रखी। तो इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, ये कोटेशन जो है ना, ये कोटेशन को क्या करते हैं क्वेश्चन में डाल देते हैं और पूछ लेते हैं, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो पूछ लें कि प्रकृति समसंवेद या प्रकृति विकृति विषम संवेद है। तो अपने को जो है इसको देखकर प्रकृति अनुगुणा, इसको देखकर क्या करना है कि प्रकृति समसंवेद है। फिर ये सेम सी की लाइन होती है ना, फिर अपने को विकृति विषम संवेद है, ये क्या देखना है कि प्रकृति अनुगुण है, प्रकृति न अनुगुण है, ठीक है। प्रकृति के अनुसार नहीं होता, प्रकृति अनुगुण है मतलब प्रकृति के अनुसार होता है, प्रकृति न अनुगुण है तो प्रकृति के अनुसार नहीं होता, तो वो क्या होता है विकृति विषम संवेद। अब इसमें यही उदाहरण दे रखे हैं कि दूध जल चीनी का संयोग, यदि इन तीनों के संयोग से बनाए गए शरबत का प्रयोग किया जाए तो अपने अपने स्वाभाविक मधुर रसों के द्वारा शरीर में मधुर रस के गुणों को उत्पन्न करते हैं और एक मधुर रस दूसरे मधुर रस को नष्ट करने में समर्थ नहीं होता। तो प्रकृति समसंवेद में एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि अपन अगर दूध जल चीनी इनका संयोग करने से क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। तो ये दूध वा जल वा चीनी वा ये तीनों ही क्या है, मधुर रस है, ठीक है, तीनों में मधुर रस होता है। तो ये कह रहा है कि अपने अपने स्वाभाविक मधुर रसों के द्वारा क्या करते हैं, शरीर में जो है मधुर रस के गुणों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तीनों ही मधुर रस होते हैं और तीनों ही मिलके क्या करते हैं, शरीर में मधुर रस के गुणों को उत्पन्न करते हैं और इनमें जो है एक मधुर रस जो है दूसरे मधुर रस के गुणों को नष्ट नहीं करता है, तो नष्ट करने में समर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार ये प्रकृति समसंवेद होता है। अब जो है विकृति विषम संवेद देख लेते हैं कि जैसे मछली दूध का संयोग या समान मात्रा में मधु और गिर्द का संयोग
ये द्रव्य जो अलग अलग गुण रखते हैं वे गुण संयोग होने पर उनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अर्थ कर विकृति और विषम ये दो अंश मानकर निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो विकृति विषम संवेद में क्या रखना है कि मछली और दूध का संयोग या फिर अगर समान मात्रा में मधु और घृत का संयोग, ये द्रव्य जो है पहले तो मछली और दूध के अलग अलग गुण थे, ठीक है, मधु और घृत के अलग अलग गुण थे, मतलब कि जो अलग अलग गुण रखते हैं वे कह रहे हैं कि इनको संयोग करने पर वे गुण जो है उनमें नहीं पाए जाते हैं, मतलब इनका संयोग करने पर क्या होता है कि इनमें अलग ही गुण आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत होता है वो कौन सा होता है, विकृति विषम संवेद सिद्धांत होता है। तो इसमें जो है प्रकृति सम संवेद और विकृति विषम संवेद में ये भी लिख सकते हैं कि प्रकृति सम संवेद कौन सा हो गया कि रस गुण वीर्य विपाक इनके आधार पर जो द्रव्य कार्य करते हैं तो वो हो गया प्रकृति सम संवेद सिद्धांत, और जो द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव इनके अनुसार कार्य नहीं करता है, इनसे भिन्न ही कार्य करता है, तो वो क्या होता है, विकृति विषम संवेद सिद्धांत होता है। और फिर इसके एग्जाम्पल बता देना। अब आगे देखते हैं, यहाँ बता रखा है नीचे विमर्श में विकृति विषम संवेद होने में 3 कारण कहे गए। तो ये जो है अपने को पीजी के लेवल पीजी के हिसाब से याद करना है ये तो कि विकृति विषम संवेद के कितने 3 कारण हैं, कौन कौन से, नानात्मकम परस्परेण च उपहतानाम और अन्यच विकल्पई न विकल्पितानाम। अलेश भाई इसका नाम याद रखने कि 3 कारण कौन से होते हैं विकृति विषम संवेद के, तो नानात्मकानाम परस्परं च उपहतानाम फिर अन्यच विकल्प न विकल्पितानाम। तो इस प्रकार से ये 3 कारण हो गए विकृति विषम संवेद के। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे देखना और दे रखा है वार्ता मतलब बंटा क्या होता है, कटुतित होता है, अपने गुण के अनुसार इसको किसकी वात की वृद्धि करनी चाहिए, पर विकृति विषम संवेद होने के कारण यह वात को उत्पन्न न कर उसे दूर करता है। तो मतलब कि ये देख वार्ताक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है इसका प्रकृति सम संवेद और विकृति विषम संवेद का। तो इसमें कह रहा है कि वार्ताक जो है क्या होता है, कटुतिक्त होता है, तो इसको गुण के अनुसार है ना कटुतिक्त के साथ किसका वात का वृद्धि करते हैं। तो इसके ये कह रहा है कि गुण के अनुसार किसकी वात की वृद्धि करनी चाहिए, लेकिन ये वात की वृद्धि न करके क्या करता है कि वात का समन करता है, तो इसलिए ये रस गुण वीर्य विपाक के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, विकृति विषम संवेद होता है। अब देखना कोटेशन नंबर 12 चतुर्विध प्रभावों का उपदेश। तो 4 प्रकार के प्रभाव बताए गए हैं ना इसमें कि रस मैंने RDR नाम से बताया था शुरू में, RDDR और क्रम भी याद रखना है, रस द्रव्य प्रभाव दोष प्रभाव और विकार प्रभाव। तो यहाँ पे जो है चतुर्विध प्रभावों का उपदेश कर रहा है कि रस प्रभाव क्या है, द्रव्य प्रभाव क्या है, दोष प्रभाव क्या है और विकार रोग या फिर विकार एक ही बात है ना, विकार प्रभाव क्या है। तो अब यहाँ पे देखना हाँ, रस का प्रभाव अपन ने जो पहले देख लिया था, रस कौन कौन से रस जो है किन किन को क्या दोषों का समन करते हैं, ठीक है, तो रस प्रभाव में वही लिखना है कि मधुर अम्ल लवण वात का समन करते हैं, कटु किसाय ये कफ का समन करते हैं, कसाय तिक्त मधुर किसका समन करते हैं, पित्त का समन करते हैं, और वो किस कारण से समन करें वो भी देख लिया था। तो रस प्रभाव में अपन वो जो चीज़ बताई थी वही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं द्रव्य प्रभाव, ठीक है, यहाँ यह रस प्रभाव का उपदेश कर दिया गया है, पुनः द्रव्य प्रभाव का उपदेश करेंगे। ये कहा है तैल गर्त मधु, ठीक है, ये द्रव्य क्या होते हैं, वात पित्त और कफ को शांत करने के लिए होते हैं। मतलब तैल किसको करता है, वात को शांत करता है, घृत किसको, पित्त को, और मधु किसको, कफ को शांत करता है। तो ये क्या हो गया, द्रव्य प्रभाव बता रहा है ना। तो इसी प्रकार से लिखना है, द्रव्य प्रभाव में क्या लिखेंगे कि तैल गर्त मधु ये द्रव्य हो गए, ठीक है, द्रव्यों का प्रभाव क्या है कि ये वात पित्त और कफ को शांत कर रहे हैं, तो ये इनका प्रभाव हो गया। अब यहाँ पे जो है इनके अलग अलग बता रखा है ना, ये 3 द्रव्य हैं, तीनों द्रव्यों के यहाँ पे अलग अलग प्रभाव बता रहा है। तो आप देखना तैल प्रभाव, तैल में गुण बता रहा है अपने को, इनके गुण बताने हैं और ये किसके कारण जो है कौन से दोष को, मतलब तैल जो है किस कारण से कौन से गुण के कारण वात का समन कर रहा है वो बता रहा है। तो इसमें देखना तैल प्रभाव, तैल क्या होता है, स्निग्ध उष्ण और गुरु होते हैं, है ना, और वायु क्या होती है, वायु इनके विपरीत गुण वाली होती है, रुक्ष होती है, शीत होती है और लघु होती है। तो इसलिए क्या है कि तैल जो है वायु के विपरीत गुण वाले होते हैं, तो इसलिए ये किसका समन करते हैं, वात का समन करते हैं। तो इनके जो है गुण याद रखने हैं अपने को
कि तेल के गुण क्या हैं। फिर गर्द, गर्द के देखना गर्द प्रभाव, गर्द क्या होता है, मधुर होता है, शीतल होता है और मंद होता है। फिर पित्त कैसा होता है, पित्त कटु होता है ना, उष्ण होता है और तीक्ष्ण होता है। तो इसलिए गर्द किसका, कि पित्त के विपरीत गुण वाला होता है, तो इसलिए ये किसको, पित्त को शांत करता है, शमन करता है। फिर आगे देखते हैं मधुर प्रभाव। तो मधुर कैसा होता है, मधु प्रभाव, मधु प्रभाव। तो मधु रुक्ष होता है, तीक्ष्ण होता है और कषाय गुण वाला होता है। लेकिन कफ के गुण क्या हो गए, कफ स्निग्ध होता है, मंद होता है और मधुर गुण वाला होता है। तो इसलिए ये क्या करता है कि मधु कफ को पराजित करता है या फिर शांत करता है, इसे विपरीत गुण वाला होने के कारण। तो ये हो गए द्रव्य प्रभाव, तो इनके गुण याद रखने हैं। और ये जो है तैल, गर्द, मधु कौन से जो है दोष का शमन कर रहे हैं, ये याद रखना है। अब देखना यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया गया है, नीचे आएगा अभी कि आपात भद्रा पीपली को कहते हैं और आपात भद्र किसको कहते हैं, लवण को। मतलब आ की मात्रा का ही डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखना है। आपात भद्रा, भद्रा कौन सी होगी, पीपली, और आपात भद्र कौन सा हो गया, लवण। आप यहाँ पे देखते हैं कोटेशन नंबर 15 में, अत्यधिक सेवन में वर्जित द्रव्य। तो ऐसे कौन से द्रव्य हैं जिनको अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 द्रव्य बता रखे हैं, पीपली, क्षार और लवण रस। ठीक है, तो पीपली, क्षार और लवण रस को जो है अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। अब नीचे देखना है विमर्श में, इसी प्रकार चित्रक, बिलावा आदि द्रव्यों का भी अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो पीपली, क्षार, लवण के अलावा और कौन से दे रखें, चित्रक और बिलावा, इनको भी कह रहा है कि अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पीपली को जो है क्यों आपने को अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनके कारण बता रखे हैं। और ये कौन कौन से जो है रोग को या फिर विकृति उत्पन्न करते हैं वो बता रखा है। तो कोटेशन नंबर 16 में देखना पीपली। तो पीपली के बारे में बता रखा है, देखना यहाँ पे लिख रखा है आपात भद्रा। तो अपन ने पहले देख लिया ऊपर कि आपात भद्रा कौन होती है, पीपली, पीपली का पर्याय आपात भद्रा, और आपात भद्र किसका पर्याय है, लवण का। तो इसमें कोटेशन में इंपॉर्टेंट के निशान लगाने ना, एक तो आपात भद्रा पीपली को बोलते हैं, प्रयोग समसाद गुण्यात, दोष संचय अनुबंधा, और इधर दे रखा है फिर यहाँ पे योग वाइन्यस्तु, है ना। तो ये क्या करता है कि पीपली रस में कटु होती है, विपाक में मधुर एवं गुरु होती है। तो इसके रस, विपाक और ये गुण याद रखने। इसके रस क्या होता है, पीपली का कटु, विपाक मधुर होता है, और कैसी होती है, गुरु होती है। यह अधिक स्निग्ध और उष्ण नहीं होती, मतलब कि न अधिक स्निग्ध होती है और न अधिक उष्ण होती है। क्लेद उत्पन्न करती है, पीपली क्या करती है, क्लेद उत्पन्न करती है। वैद्य लोग चिकित्सा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने पर यह शीघ्र ही शुभ अशुभ कार्यों को करने वाली होती है। मतलब ये क्या करता है कि तुरंत अपना प्रभाव दिखाती है। तो शीघ्र ही क्या करती है, शुभ और अशुभ, शुभ कार्य होते हैं शुभ कार्यों को करती है, अशुभ होते हैं तो अशुभ कार्यों को, लेकिन शीघ्र ही करती है। अर्थात मात्रा में प्रयोग करने पर सुखकारक और अधिक अभ्यास करने पर दुखकारी होती है। तो इसको बताया ना कि अधिक सेवन वर्जित है, तो ये कह रहा है कि अगर इसको मात्रा में प्रयोग करते हैं तो वो क्या होती है, सुखकारक होती है। लेकिन अगर इसका अधिक दिनों तक अभ्यास कर रहे हैं, अधिक मात्रा में अभ्यास करें, तो वो क्या होती है, दुखकारी होती है। वह प्रयोग में समसाद गुण्य होने से, समसाद गुण्य का मतलब क्या है कि सम मात्रा में या अल्प मात्रा में थोड़े काल तक इसका प्रयोग किया जाता है, तो आपात भद्रा जो है कुछ देर के लिए शुभ कारक होती है। मतलब प्रयोग सम सात गुण्य, तो ये कह रहा है कि अगर सम मात्रा में इसका प्रयोग किया जा रहा है, सम सात गुण्य मतलब सम मात्रा में या अल्प मात्रा में, है ना, तो अगर थोड़े काल तक इसका प्रयोग किया जा रहा है तो ये क्या होती है, शुभ कारक होती है। और यदि इसका सेवन अधिक मात्रा में नियंत्रित किया जाए तो दोषों का क्या करती है, दोष संचय अनुबंधा, तो दोषों का संचय करती है ये। फिर निरंतर सेवन से पचने में भारी और क्लेदकारी होती है, तो ये क्या करती है, क्लेद उत्पन्न करती है, गुरु होती है, तो ये क्या होती है, पचने में भारी और क्लेदकारी। अतः कफ का और उष्ण होने से पित्त का उत्क्लेश करती है। तो ये अधिक स्निग्ध और अधिक उष्ण नहीं होती, लेकिन होती तो उष्ण ही है। तो ये कह रहा है कि क्लेदकारी और भारी होने से तो कफ का, और उष्ण होने से किसका, पित्त का उत्क्लेश करती है। अल्प मात्रा में स्निग्ध और उष्ण होने से वायु को क्या करती है, शांत करने में समर्थ नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या है कि स्निग्ध और उष्ण कैसी है, अल्प मात्रा में, तो इसलिए कह रहा है कि वायु को शांत करने में समर्थ नहीं होती। पीपली क्या होती है, योग वायु होती है। तो योग वायु के द्रव्य पूछे कि योग वायु बताओ कौन कौन से द्रव्य योग वायु होते हैं, तो 3 ही द्रव्य योग वायु होते हैं। एक तो पीपली,
एक मधु और एक वायु, मतलब योग वायु उनको बोलते हैं जो दूसरे के गुणों में अपने में समाहित कर लेते हैं। तो पीपली, मधु और वायु ये 3 द्रव्य योग वायु होते हैं। अतः केवल अकेले पीपली का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से पीपली के बारे में बता रखा है। तो इसमें देखना, एक बार शुरू से बता देता है कि पीपली के पहले गुण बताने हैं कि कटुरस होता है, मधुर विपाक होता है, गुरु होती है, अधिक स्निग्ध और उष्ण नहीं होती, क्लेद उत्पन्न करती है और इसका क्या है चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि प्रयोग करने पे ये क्या होती है, शीघ्र ही शुभ और अशुभ फल को देने वाली होती है, कार्य करने वाली होती है। अर्थात अगर मात्रा में प्रयोग करते हैं तो सुखकारक होती है और अगर अधिक अभ्यास करते हैं तो दुखकारी होती है। ये कह रहा है कि अगर समसाध गुण्यात, मतलब कि सम मात्रा में, अल्प मात्रा में अगर थोड़े काल तक इसका प्रयोग किया जाता है तो यह शुभकारक होती है, और अगर अधिक मात्रा में इसका निरंतर सेवन प्रयोग किया जाए तो क्या करती है, दोषों का संचय करती है। फिर पचने में भारी और क्लेदकारी होने से कफ का, उष्ण होने से पित्त का और अल्प स्निग्ध और उष्ण होने से वायु को शांत करने में असमर्थ होती है। पीपली क्या होती है, योग वायु होती है। अतः पीपली को जो है अकेले अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया पीपली का। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब यहाँ पे जो है क्षार का बता रखा है, क्षार का सेवन अकेले अत्यधिक सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसमें देखना कोटेशन नंबर 17 में इंपॉर्टेंट के निशान लगा लेना। प्राच्य, ठीक है, प्राच्य चीनाश्च, मतलब क्या होते हैं, जो प्राच्य देशवासी होते हैं ना और चीन देशवासी होते हैं वो क्या करते हैं कि अधिक क्षार का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं क्षार क्या होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है और लघु होता है। तो ये गुण विशिष्ट होने के कारण सेवन करने पर सर्वप्रथम क्या करता है, क्लेद उत्पन्न करता है ना, और बाद में शोषण करता है। फिर यह क्षार पाचन, दाह और वेदन कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग बता रहा है चिकित्सा में कि इसमें इसका जो है चिकित्सा में प्रयोग क्यों करते हैं कि पाचन करता है, दाह करता है और वेदन कार्य करता है, तो इसलिए चिकित्सा में प्रयोग होता है। यदि क्षार का अधिक प्रयोग किया जाए तो केश, दृष्टि, हृदय, पुंस शक्ति इनको क्या करता है, नष्ट करता है। फिर जो ग्रामवासी, नगरवासी, निगम, जनपदवासी इस क्षार का अधिक मात्रा में निरंतर प्रयोग करते हैं, वे प्राणी क्या होते हैं, अंधापन, नपुंसकता, खालित्य, पालित्य, है ना, रोग से क्या हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, और उनके हृदय प्रदेश में कैंची से काटने के समान क्या होती है, वेदना होती है। ये कह रहा है कि एग्जाम्पल बता रहा है कि जैसे प्राच्य देशवासी, मतलब कि असम, बंगाल ये वाले होते हैं, तो प्राच्य देशवासी और चीन देशवासी मनुष्य होते हैं। हालांकि ये क्या करते हैं, प्राच्य देशवासी और चीन देशवासी ये अधिक क्षार का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया है, इसलिए क्षार का जो है अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्षार के बारे में बता रखा है। पहले तो गुण लिखने हैं क्षार के, कि क्षार जो है उष्ण, तीक्ष्ण, लघु होता है। तो इस कारण से इन गुणों से विशिष्ट होने के कारण क्या होता है कि सबसे पहले तो एक क्लेद उत्पन्न करता है और फिर शोषण करता है। फिर ये चिकित्सा में प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि ये क्षार जो है पाचन, दाह और वेदन कार्यों में प्रयुक्त होता है। ये कह रहे हैं क्षार का अधिक प्रयोग किया जाए तो वह क्या करता है, केश, दृष्टि, हृदय, है ना, पुंसत्व शक्ति इनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। फिर आगे लिखना है कि जो ग्रामवासी, नगरवासी या फिर निगमवासी अगर क्षार का अधिक मात्रा में निरंतर प्रयोग करते हैं तो वे क्या करते हैं कि अंधे हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं, खालित्य, पालित्य हो जाता है उनमें। खालित्य मतलब कि बालों का झड़ना और पालित्य मतलब बालों का सफ़ेद होना। तो इनसे क्या हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं रोगों से, और उनके हृदय में कैंची के काटने के समान क्या होती है, वेदना होती है। और इसने एग्जाम्पल दिया है कि प्राच्य देशवासी और चीन देशवासी मनुष्य जो है क्षार का अधिक प्रयोग करते हैं, तो वो ऐसे मनुष्य होते हैं, तो इसलिए क्या है, इसमें क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए अधिक। अब नेक्स्ट देखते हैं लवण। तो लवण में देखना कोटेशन नंबर 18। तो लवण के पहले कोटेशन में जो इंपॉर्टेंट के निशान लगा लेते हैं। अनति गुरु मतलब अधिक गुरु नहीं होता। आपात भद्रम, तो बताया था ऊपर कि आपात भद्र जो है लवण के लिए आया है। बालिक, सौराष्ट्रिक, संधव, सोवीर का, है ना। तो ये इसके देश बता रखे हैं कि बालिक, सौराष्ट्र, है ना, फिर संधव, सिंध वाले और सोवीर देश वाले, ये जनता क्या है कि अधिक लवण का प्रयोग करती है। अब इसमें नीचे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं लवण के बारे में। पहले तो लवण के गुण देख लेते हैं। उष्ण और तीक्ष्ण होता है, फिर अधिक गुरु नहीं होता है और न अधिक स्निग्ध होता है, फिर क्लेदकारक और श्रंसन में समर्थ होता है ना। फिर अन्य द्रव्यों में क्या करता है, रुचि उत्पन्न करता है। अल्पकाल के एवं अल्प मात्रा के प्रयोग से उत्तम लाभ करने के कारण
तत्कालिक, कल्याणकारक और अधिक समय तक और अधिक मात्रा में सेवन करने से दोषों का संचय करने वाला होता है। तो लवण क्या है, पीपड़ी की तरह ही बात कर रहा है ये, कि अगर इसका अल्पकाल तक और अल्प मात्रा में प्रयोग करते हैं तो तत्काल कल्याणकारक होता है, मतलब शीघ्र ही लाभ करने वाला होता है। और अगर अधिक समय तक और अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो ये भी किसका करता है, जैसे पीपड़ी की रीति दोषों का संचय करने वाली होती है, तो उसी प्रकार इसका बता रहा है कि दोषों का संचय करने वाला होता है। फिर रोचन, पाचन, उपक्लेदन, विसृंसन कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसने पहले बता दिया कि क्लेद कारक और संरक्षण में क्या होता है, समर्थ होता है। तो इसलिए बता रहा है कि ये रोचन, पाचन, क्लेदन में और विसृंसन कार्य के लिए क्या जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। यदि इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाए तो शरीर में ग्लानि, स्थिरता और दुर्बलता उत्पन्न करता है। फिर जो ग्राम, नगर, निगम, जनपद निवासी इसका निरंतर सेवन करते हैं वे अधिक रूप में ग्लानि युक्त होते हैं। तो वही सेम बात बता रहा है कि ग्लानि, पहले ही बता दिया कि ग्लानि अधिक प्रयोग करते हैं उनमें ग्लानि, स्थिरता, दुर्बलता उत्पन्न होती है। तो इसी बात को इसने दोबारा बता दिया। उनके शरीर में मांस और रक्त स्थिर पड़ जाते हैं, क्लेश को सहने में सर्वथा असमर्थ होते हैं। मतलब दुर्बल होंगे तो उस क्लेश को सहने में असमर्थ होंगे ही, है ना। अब यहाँ पे स्थिरता बताई थी, स्थिरता में ये एक और ऐड कर दिया कि मांस और रक्त स्थिर पड़ जाते हैं। तो सेम बात बता रहा है, तो उनको थोड़ा सा घुमा के बता दिया। अब इसमें बता रहा है कि बालिक देशवासी, सौराष्ट्र मतलब गुजरात वाले, सिंध देशवासी और सोवियत देश के रहने वाली जनता, ये इसने जो है जो अधिक लवण का प्रयोग करते हैं उसके एग्जाम्पल दिए। ये क्या करते हैं कि दूध के साथ भी नमक खाते हैं, है ना। इस जगत में जो भूमि के अधिक ऊपर देश हैं ऐसे में नमक से उत्पत्त होने से औषधि विरुद्ध वानस्पत्य उत्पन्न नहीं होते, अथवा उत्पन्न होते हैं तो अल्प तेज वाले होते हैं। इसलिए लवण का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य लवण का अधिक मात्रा में सेवन कर प्रकृति के अनुकूल बना लिए हैं उन्हें भी अकाल में खालित्य, इंद्रलूत, पालित्य हो जाता है। तो इस प्रकार से ये लवण के बता रखा है कि लवण का अत्यधिक सेवन करने से कौन सी हानि होती है। तो इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से लिख रहे हैं कि लवण पहले तो गुण बता देते हैं कि उष्ण तीक्ष्ण गुणयुक्त होता है, अधिक गुरु नहीं होता और अधिक स्निग्ध भी नहीं होता। ये क्लेदकारक होता है और श्रंसन करने में क्या होता है, मतलब दोषों के निकालने में समर्थ होता है और अन्य द्रव्यों में रुचि उत्पन्न करता है। फिर कह रहा है कि अगर अल्पकाल में और अल्प मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं तो शीघ्र कल्याणकारक होता है और अधिक समय तक अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो दोषों का संचय करने वाला होता है। फिर इसके अलावा बता रहा है कि रोचन, पाचन, क्लेदर, विसंसन कार्य के लिए प्रयोग लाया जाता है। फिर अगर इसका अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो कौन सी हानि होती है, वो बता रहा है कि अत्यधिक प्रयोग करने से शरीर में ग्लानि, स्थिरता, दुर्बलता उत्पन्न होती है। फिर ये बीच वाला छोड़ सकते हैं कि अगर लंबा लिखना हो तो इसको भी लिख सकते हैं कि ग्राम, नगर, निगम अत्यधिक सेवन करते हैं तो ग्लानि युक्त हो जाते हैं, मांस और रक्त स्थिर पड़ जाते हैं, क्लेश को सहने में असमर्थ होते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल दे दिए कि कौन से जो है देशवासी अधिक लवण का प्रयोग करते हैं। तो बालिक देशवासी, सौराष्ट्र, सिंध और सोवियत देश की जनता जो है देशवासी अधिक लवण का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए। ये क्या करते हैं कि ये देशवासी जो है दूध के साथ भी नमक खाते हैं, मतलब दूध में नमक डालकर खाते हैं। फिर ये बता रखा है कि जो भूमि अधिक ऊपर देश है ऐसे स्थान में नमक से उत्पत्त होने से औषधि विरुद्ध वनस्पति और वानस्पत्य उत्पन्न नहीं होते। मतलब जहाँ पे जिस देश की भूमि जो है अधिक नमक होता है ना, उस देश में कह रहा है कि ये जो औषधि विरुद्ध वनस्पति वानस्पत्य जो है ये उत्पन्न नहीं होते, मतलब कम ही उत्पन्न होते हैं। ये कह रहा है कि अगर या तो उत्पन्न नहीं होते, अगर उत्पन्न होते हैं तो अल्प तेज वाले होते हैं, मतलब रस गुण वीर्य विपाक जो है ये अच्छे से नहीं होते उसमें, है ना। फिर ये कह रहा है इसलिए लवण का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा और भी जो है इसके हानिकारक प्रभाव बता रखे कि लवण का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं और जो है साथ में बना लिया, शरीर के अनुकूल बना लिया उसको, लवण को अधिक मात्रा में प्रयोग कर करके, तो उनमें कह रहा है कि खालित्य, पालित्य, ठीक है, इंद्रलूप, तो इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो इसलिए लवण का जो है वर्णन कर दिया गया है यहाँ। अब यहाँ पे दे रखा है सातवें के लक्षण, कोटेशन नंबर 20, सातवें के लक्षण। तो मतलब सातवें की परिभाषा दे रखी। तो इसमें देखना कोटेशन में सातवें नाम तद यद आत्म अन्य उपसेते। तो मतलब जो अपनी आत्मा के लिए सुख कार्य हो उसे क्या कहा जाता है, साथ में कहा जाता है। तो साथ में परिभाषा होगी कि आत्मा के लिए, ना, आत्मा के, देख शरीर भी लिखा गया इसने, तो आत्मा या शरीर के लिए सुख कार्य हो उसे क्या कहा जाता है, साथ में कहा जाता है। फिर साथ में जो है 3 प्रकार का होता है, कौन सा, परवर, अवर और मध्य। तो इस प्रकार साथ में के जो प्रकार पूछे तो साथ में 3 प्रकार का होता है, परवर, अवर और मध्य।
या उत्तम, हीन और मध्य। अब यहाँ पे जो है अष्ट आहार विधि विशेषायतन दे रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन में जो है ये पूछे जाते हैं कि आहार विधि विशेषायतन लिखो। तो आहार विधि विशेषायतन कितने होते हैं? अष्ट, इसमें दे रखा है ना यहाँ पे अष्ट आहार विधि विशेषायतन। तो आहार विधि विशेषायतन 8 प्रकार होते हैं, 8 होते हैं, मतलब कि ये आहार करने की विधि है ना। आहार विधि विशेषायतन 8 होते हैं। तो इसमें देखना प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपभोक्ता। तो इस प्रकार ये जो 8 हैं ये आहार विधि विशेषायतन होते हैं। तो इसी नाम से आएगा कि आहार विधि विशेषायतन का वर्णन करो। तो 10 नंबर में आता है ये पक्का और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से आगे आएगा आहार विधि विधान, ठीक है। तो आहार विधि विधान 13 होते हैं, तो वो भी 10 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं और वो भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों ही अपने को अच्छे से याद करने हैं। तो ये याद कर लेना पहले तो कि प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपभोक्ता। अब इसके बारे में अलग अलग के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति, तो प्रकृति क्या होती है? प्रकृति मतलब स्वभाव को बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो स्वभाव होता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। मतलब अपने जो प्रकृति क्या हो गया, अपना स्वभाव क्या हो गया, अपना जो स्वभाव उसी को क्या कह देते हैं? प्रकृति कहते हैं। फिर इसमें बता रहा है कि कुछ द्रव्य क्या होते हैं? स्वभाव से गुरु होते हैं, और कुछ द्रव्य क्या होते हैं? स्वभाव से लघु होते हैं। जैसे कि उड़द क्या होती है? गुरु होती है। मूंग क्या होती है? स्वभाव से लघु होती है। और जो सुअर का मांस क्या होता है? स्वभाव से गुरु होता है, और मरग का मांस स्वभाव से लघु होता है। तो बस इतना ही इसमें लिखना है। तो प्रकृति में क्या लिखोगे कि जो स्वभाव होता है उसे ही प्रकृति कहते हैं। कुछ द्रव्य स्वभाव से गुरु होते हैं, कुछ द्रव्य स्वभाव से लघु होते हैं। जैसे उड़द, सुअर का मांस ये गुरु होते हैं स्वभाव से, और मूंग और मरग का मांस ये स्वभाव से लघु होते हैं। अब आगे देखते हैं करण। तो अपन ने देखा था एक बार पहले भी कहीं किसी चैप्टर में कि संस्कार को का पर्याय क्या है? करण है। तो संस्कार बोल दो, करण बोल दो, एक ही बात है। ये कह रहा है स्वाभाविक गुणयुक्त द्रव्य में जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? करण कहते हैं। मतलब कि दूसरे गुणों का अनुवर्तन करते हैं, दूसरे गुणों को इसमें लाते हैं। तो स्वाभाविक गुण है ना, इसमें स्वाभाविक गुण है, उनका क्या कर रहे हैं? अपन संस्कार कर रहे हैं, मतलब उसको चेंज कर रहे हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? करण कहा जाता है। तो दूसरे गुणों को द्रव्यों में लाने का नाम संस्कार है, वही बता रहा है। इसमें फिर किस किस के द्वारा जो है संस्कार करते हैं वो बता रहा है। जल, अग्नि संयोग, सोच, मंथन, देश, काल, वासना, भावना आदि के द्वारा, या फिर काल, प्रकर्ष एवं विभिन्न प्रकार के पात्रों में रखने से उन गुणों का आदान किया जाता है। मतलब कि ये जो है संस्कार के कारण वो बता रखे हैं कि किन किन के द्वारा जो है अपन द्रव्यों में संस्कार कर सकते हैं। तो ये भी अपने को याद रखना है कि किन किन के द्वारा जो है अपन संस्कार, मतलब द्रव्यों में संस्कार जो है अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो ये याद रखना है। जल के द्वारा, अग्नि संयोग के द्वारा, सोच के द्वारा, मंथन, देश, काल, वासना, भावना, काल, प्रकर्ष और पात्र, तो इनके द्वारा क्या कर सकते हैं? संस्कार कर सकते हैं अपन। तो इस प्रकार ये करण हो गया। फिर आगे देखते हैं प्रकृति, करण, संयोग। तो नेक्स्ट संयोग देखते हैं। तो संयोग क्या हो गया? संयोग मतलब मिलाना, कॉम्बिनेशन करना, मतलब दो या दो से अधिक द्रव्यों के मिलाने को क्या कहते हैं? संयोग कहा जाता है। फिर इसमें देखना यहाँ पे कोटेशन में लिख रखा है सविशेषम आरभते, मतलब संयोग क्या होता है कि विशेष कार्य को करने वाला होता है। मतलब जो द्रव्य जो है, मतलब अलग अलग द्रव्य है ना, उनके अलग अलग गुण होते हैं। तो ये कह रहा है कि अलग अलग द्रव्य जो है कोई, मतलब उनके क्या है कि जो जो कार्य होते हैं अगर उनको एक साथ मिला दें तो वो क्या है कि एक विशेष ही कार्य को करते हैं। तो इतना याद रखना है कि संयोग जो है एक विशेष कार्य को करने वाला होता है। जैसे बता रहा है कि मधु और गिर्त, तो मधु और गिर्त को समान मात्रा में मिला देते हैं तो ये विष के समान हो जाता है। मतलब मधु और गिर्त में विष जैसे तो कोई गुण नहीं थे जब वे अलग अलग थे, लेकिन अगर इनको एक जगह मिला दिया तो उनमें क्या होता है? विष के गुण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये संयोग हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं राशि। राशि मतलब क्वांटिटी, मात्रा। तो मात्रा और अमात्रा का फल निश्चय करने के लिए सर्वग्रह और परिग्रह राशियां हैं। तो राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है राशि, है ना। मात्रा और अमात्रा, इनका फल निश्चय करने के लिए ये वाली लाइन भी याद रखनी कि मात्रा और अमात्रा का फल निश्चय करने के लिए, है ना, सर्वग्रह और परिग्रह 2 राशियां हैं।
तो सर्वग्रह परिग्रह किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। सर्वस्य ही ग्रह सर्वग्रह। तो सर्वग्रह क्या होती, सभी आहार द्रव्यों का एक पिंड में प्रमाण ग्रहण करना सर्वग्रह होता है। मतलब सारे आहार द्रव्य लिए, जैसे कि ये प्रोटीन है, वसा है, जो भी है, जितने भी आहार द्रव्य अपने को खाने हैं, वो सभी आहार द्रव्य लिए, उनको एक जगह क्या है कि पिंड बना लिया, ठीक है, और उसको अपन ने ग्रहण कर लिया, तो ये क्या हो गया, सर्वग्रह हो गया। फिर आगे परिग्रह, आहार द्रव्यों का एक एक करके प्रमाण ग्रहण को परिग्रह कहा जाता है। मतलब कि अगर जो है आहार द्रव्य अलग अलग हैं, उनको अपन अलग अलग ही जो है ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, आहार द्रव्यों को एक एक करके ग्रहण कर रहे हैं, तो ये क्या कहा जाता है, परिग्रह कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये राशि होगी। अब नेक्स्ट है देश। तो देश किसको कहते हैं, पुनः स्थान को कहते हैं, मतलब जिस स्थान में उत्पत्ति हुई है उसको क्या कहते हैं, देश। तो देश पुनः स्थान को कहते हैं। द्रव्य की उत्पत्ति और उसका प्रचार देश साथ में को बताने वाला होता है। तो द्रव्य की उत्पत्ति और प्रचार किसको बताता है, देश आत्मा को, मतलब कि ये कौन से देश में उत्पन्न हुआ है इसको बताने वाला होता है। तो इस प्रकार ये देश हो गया। अब आगे है टाइम, मतलब काल। तो काल क्या होता है, काल दो प्रकार के होते हैं, एक नित्यक और एक आवस्थिक, है ना, कोटेशन नंबर 6 बता रहा है। तो काल दो प्रकार के होते हैं, नित्यक और आवस्थिक। फिर यहाँ पे लिख रखा है, देखना, तत्र आवस्थिको विकारम अपेक्षते और नित्यगस्तु ऋतु साथ में अपेक्षते। मतलब कि आवस्थिक काल किसकी अपेक्षा करता है, विकार की अपेक्षा करता है। तो यहाँ पे जो है हिंदी में थोड़ी गड़बड़ कर रखी है, तो यहाँ पे कोटेशन में जाना कि आवस्थिको विकारम अपेक्षते। तो आवस्थिक काल जो है ये विकार की अपेक्षा करता है ना, विकार को इसने छोड़ दिया, विकार नहीं लिखा। तो आवस्थिक काल विकार की अपेक्षा करता है। और नित्यगस्तु ऋतु साथ में अपेक्षते, और नित्य काल किसकी अपेक्षा करता है, ऋतु साथ में की अपेक्षा करता है। तो इसी प्रकार से अपने को याद रखने कि काल जो है दो प्रकार के होते हैं, नित्यक और आवस्थिक। और आवस्थिक काल विकार की अपेक्षा करता है और नित्य काल ऋतु साथ में की अपेक्षा करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं उपयोग संस्था, मतलब कि उपयोग करने के रूल होते हैं, रूल ऑफ यूज, उपयोग संस्था। तो इसमें कोटेशन में दे रखा जीर्ण लक्षणम अपेक्षा है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि उपयोग संस्था इस प्रकार से पीजी में आते हैं, ये तो कि उपयोग संस्था किसकी अपेक्षा करता है। तो उपयोग संस्था किसकी अपेक्षा करता है, जीर्ण लक्षणों की अपेक्षा करता है। तो भोजन करने का नियम है, तो उपयोग संस्था में पहले ही बता दिया कि ये किसका भोजन करने का नियम है। और यह पचे हुए आहार के लक्षणों की अपेक्षा करता है, और जीर्ण लक्षणों की क्या करता है, अपेक्षा करता है। तो इतना से याद रखना इसमें। अब यहाँ पे देखना नीचे विमर्श में जाए, भोजन पचने के लक्षण। तो जीर्ण लक्षण क्या होते हैं, भोजन पचने के लक्षण क्या होते हैं वो बता रखे। उद्गार शुद्धिर उत्साहो वेग उत्सर्गो यथोचित है, लघुता क्षुत पिपासा च जीर्ण आहार से लक्षणम। तो ये किसके, जीर्ण भोजन के जो है लक्षण बता रखे हैं। तो अगर ये जो है एक्स्ट्रा है, इनको याद कर सको कोटेशन को, तो याद कर लेना, ठीक है। तो क्या पता पूछ ही लिया जाए कि जो है भोजन पचने का लक्षण बताओ। तो उद्गार शुद्धि, तो उद्गार क्या होता है, शुद्ध उद्गार आती है, उत्साह होता है, वेग उत्सर्ग, वेगों का उत्सर्ग होता है, यथोचित है, मतलब यथोचित, मतलब उचित प्रकार से क्या होता है, वेगों का उत्सर्ग होता है। लघुता, शरीर में लघुता आती, क्षुत ये भूख लगती, पिपासा लगती, जीर्ण आहार लक्षणम। तो ये जीर्ण आहार के लक्षण है। तो इस प्रकार से जीर्ण आहार के लक्षण हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट कौन सा था, उपयोक्ता। मतलब उपयोक्ता मतलब जो उसको यूज कर रहा है, ठीक है, आहार को यूज कर रहा है वो वाला। तो उपयोक्ता उसे कहा जाता है जो स्वयं आहार द्रव्य का उपयोग करता है। तो जो आहार द्रव्य का उपयोग करता है उसको क्या कहते हैं, उपयोक्ता कहते हैं। एवं जिसके अधीन ओक साथ में और शरीर साथ में। तो उपयोक्ता के अधीन कौन होता है, ओक साथ में होता है और शरीर साथ में होता है। तो इस प्रकार से जो है अष्ट आहार विधि विशेषायतन हो गए। तो इनको अपने को याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन नंबर 23 कि अष्ट विधि विशेषायतन से लाभ। क्या अपन ने ये 8 विधि विशेषायतन पढ़ तो लिए, लेकिन इनसे लाभ क्या होता है। तो लाभ क्या होते हैं वो बता रखे हैं कि अष्ट विधि विशेष आयतन से लाभ, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि अष्ट विधि विशेष आयतन के लाभ बताओ, तो अपने को यही लिखने। तो कह रहा है कि 8 प्रकृति आदि के विशेष शुभ अशुभ फल को देने वाले और आपस में एक दूसरे के उपकार करने वाले होते हैं। अतः उनको जानने की इच्छा करनी चाहिए और जानकर हित की ही इच्छा वाला होना चाहिए। मोह से या प्रमोद से प्रिय होने पर भी अहितकर एवं परिणाम में सुखकर आहार समूह को या दूसरी किसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब लाभ में अपने को क्या लिखना है, इतना सा लिखना है कि जो है
विशेष शुभ अशुभ फल को देने वाले होते हैं और आपस में एक दूसरे के उपकार करने वाले होते हैं। तो इतना सा जो है ये 2 पॉइंट लिखने। पूछेगा तो अगर इसके लाभ पूछेगा तो 2 नंबर में ही पूछेगा कि अष्टविधि विशेषायतन के लाभ बताओ। तो ये 2 पॉइंट याद कर लेना, पॉइंट बना के लिख देना। नंबर 1 विशेष शुभ अशुभ फल को देने वाले होते हैं। नंबर 2 आपस में एक दूसरे के उपकार करने वाले होते हैं। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं आहार विधि विधान। ठीक है, तो यहाँ पे आहार विधि विधान दे रखे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो आहार विधि विधान की पहले तो संख्या याद रखनी है 13। तो आहार विधि विधान कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब आहार विधि विधान मतलब कौन कौन से होते हैं तो वो बता रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना, उष्ण, स्निग्ध, मात्रापूर्वक, भोजन के पच जाने पर, वीर्य के अविरुद्ध, अपने मन के अनुकूल स्थान पर, अनुकूल सामग्रियों के सहित, आहार को न अधिक जल्दी न अधिक देर से, न बोलते हुए न हंसते हुए, अपनी आत्मा का विचार कर आहार द्रव्य में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है 13 आहार विधि विधान बता रखे हैं। तो इसके जो है अलग अलग के अपन पढ़ लेते हैं 13 के कि कौन से जो है भोजन करने से अपने को क्या क्या लाभ मिलेगा। तो इसमें देखना कि अपने को इसमें बता रहा है कि उष्ण भोजन करना चाहिए, स्निग्ध भोजन करना चाहिए, मात्रापूर्वक भोजन करना चाहिए, और भोजन के पच जाने पर ही मतलब पहला भोजन पच गया हो उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। वीर्य के अविरुद्ध मतलब शीत वीर्य और उष्ण वीर्य वाले एक जगह मिलाकर जो है नहीं खाना चाहिए, मतलब वीर्य के अविरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, वीर्य के अविरुद्ध वाले ही भोजन करना चाहिए। फिर अपने मन के अनुकूल स्थान पर मतलब जो अपने मन के लिए प्रिय हो ना, कि अपन जहाँ भी खाना बैठ के खा रहे हो वो स्थान अपने मन के अनुकूल होना चाहिए, ताकि क्या है उससे पाचन सही रहेगा। फिर अनुकूल सामग्रियों के सहित मतलब खाने के लिए जो जो अपने को सामग्रियाँ चाहिए वो सारी सामग्रियों को लेकर ही पहले बैठकर फिर खाना खाना चाहिए। आहार को न अधिक जल्दी मतलब जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए और न ही अधिक देर में खाना खाना चाहिए। फिर खाना खाते समय न बोलना है और न ही हंसना है, और अपनी आत्मा का विचार कर मतलब ये कह रहा है कि अपनी आत्मा के विचार का मतलब कि ये आहार द्रव्य मेरे लिए हितकर है, ये आहार द्रव्य मेरे लिए अहितकर है, मतलब हितकर और अहितकर की पहचान करके ये अपने को उस आहार द्रव्य को खाना है। फिर आहार द्रव्य में मन लगाकर, और जो भी खाना खा रहे हैं उसमें क्या है कि आहार द्रव्य में मन लगाकर अपने को खाना है। तो इस प्रकार से 13 आहार विधि विधान बता रखे हैं। तो आप देख लेते हैं कि उष्ण आहार खाने से क्या लाभ होते हैं। तो इसमें जो है पहले इंपॉर्टेंट वाले जो है ये याद रखने और इनको ही पहले लिखना है। तो उष्ण आहार से लाभ देखना, क्षिप्रम जराम गस्ती मतलब उष्ण आहार खाते हैं तो क्षिप्र मतलब शीघ्र ही, जराम गस्ती क्या होता है पच जाता है। तो उष्ण आहार से शीघ्र ही भोजन पच जाता है। श्लेष्मानम च प्रिय ह्रास्यति मतलब ये क्या करता है कफ का शोषण करता है, प्रिय ह्रास करता है। तो इस प्रकार से ये 2 तो इम्पोर्टेंट है, पहले इन्हीं को क्या करते हैं उष्ण आहार से लाभ लिखें तो उसमें लिखना है। तो इसमें और देख लेते हैं, गर्म भोजन करना चाहिए। हाँ, तो गर्म भोजन तो करना ही चाहिए क्योंकि गर्म भोजन क्या करता है स्वाद मालूम होता है। ये कह रहा है कि गर्म भोजन करते हैं, गरम गरम भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है भोजन का स्वाद मालूम होता है। खाने पर उदर की अग्नि तीव्र होती, तो गर्म भोजन करें तो वो क्या करेगा जाकर जो जठराग्नि को तीव्र करेगा। फिर भोजन क्या होता है शीघ्र ही पच जाता है। वायु का अनुलोमन करता है, ये कफ का शोषण करता है, इसलिए गर्म भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये उष्ण आहार के लाभ बता रखे हैं। अब नीचे देखते हैं स्निग्ध आहार से लाभ। तो स्निग्ध आहार से क्या क्या लाभ होते हैं पहले जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। वात अनुलोम्यति, तो स्निग्ध आहार क्या करता है, स्निग्ध है तो स्निग्ध तो है पता ही है कि वायु क्या होती है रुक्ष होती है, तो वात अनुलोम्यति, तो स्निग्ध आहार क्या करता है वात का अनुलोमन करता है। शरीरम उपचिनोति मतलब शरीर का क्या करता है उपचय करता है, वृद्धि करता है। दृढ़ी क्रोति इंद्रियाणी, और इंद्रियों को क्या करता है दृढ़ करता है। तो इस प्रकार से ये 3 जो है अपने को पहले लिखने हैं स्निग्ध आहार से लाभ में। फिर इसके अलावा और देख लेते हैं, ये कह रहा है कि स्निग्ध खाया हुआ अन्न स्वादु लगता है। तो ये क्या होता है स्वादु मतलब स्वाद लगता है अगर स्निग्ध भोजन करते हैं। खा लेने पर उदर की अग्नि को तीव्र करता है, तो ये भी क्या करता है कि जठराग्नि को बढ़ाता है, इसका शीघ्र पाक हो जाता है। वायु का अनुलोमन करता है, शरीर का उपचय करता है, इंद्रियों को दृढ़ करता है, बल को बढ़ाता है, ठीक है, और वर्ण में स्वस्थता उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से ये स्निग्ध आहार के लाभ हो गए। अब आगे देखते हैं नंबर 3 मात्रापूर्वक आहार से लाभ। तो अगर अपन मात्रा में भोजन कर रहे हैं तो उससे क्या लाभ होगा, ठीक है।
तो इसमें देखना मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ, इसमें दे रखा है कि आयुरे विवर्ध्यति, तो मतलब ये क्या करता है कि आयु को बढ़ाता है, आयुरे विवर्ध्यति आयु को बढ़ाने वाला होता है। तो अब इसमें और देख लेते हैं कि मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए, क्योंकि मात्रा पूर्वक खाया हुआ भोजन वात पित्त कफ को पीड़ित न करते हुए, मतलब कि अधिक मात्रा में खाते हैं तो किसको, त्रिदोष को कुपित करता था, और अगर हीन मात्रा में खाते हैं तो वो वात को कुपित करता था। तो इसलिए कह रहा है कि मात्रा पूर्वक अगर भोजन खाते हैं तो वात पित्त कफ को पीड़ित नहीं करता और आयु को क्या करता है, बढ़ाता है, फिर गुदा तक आसानी से पहुंच जाता है ना। तो मात्रा पूर्वक भोजन करते हैं तो उसका पाचन अच्छे से होता है, अगर पाचन अच्छे से होगा तो गुदा तक आसानी से पहुंच जाएगा। फिर अग्नि को नष्ट नहीं करता, तो अग्नि को ये नष्ट नहीं करता है और बिना किसी प्रकार की व्यथा मतलब उपद्रव किए हुए पच जाता है, और ये आसानी से पच जाता है मात्रा पूर्वक भोजन। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, मात्रा पूर्वक आहार से लाभ हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आहार जो है जीर्ण होने पर ही भोजन करना चाहिए, मतलब कि पहला काल में खाए हुए भोजन के जीर्ण होने पर ही क्या करना चाहिए, दूसरे आहार का खाना चाहिए। तो इसमें देख रहा है कि पच जाने पर खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि अजीर्ण में भोजन करने वाले का खाया हुआ आहार समूह पहले आहार के न पचे हुए रस को बाद के आहार के रस के साथ मिश्रित करते हुए सभी दोषों को शीघ्र प्रकोपित करता है। फिर भोजन के पच जाने पर खाते हुए दोषों के अपने स्थान में रहने पर, अग्नि के प्रदीप्त रहने पर, भोजन की इच्छा उत्पन्न होने पर, स्रोतों के मुख खुल जाने पर, डकार के शुद्ध रूप में आने पर, हृदय के शुद्ध होने पर, वायु का अनुलोमन होने पर, वात मूत्र मल के वेगों का त्याग करने पर, खाया हुआ आहार रस समूह सभी शरीर के धातुओं को न दूषित करते हुए आयु को संपूर्ण रूप से बढ़ाता है, इसलिए आहार के पच जाने पर ही खाना चाहिए। तो इसमें जो है आहार के पच जाने मतलब जीर्ण होने पर ही भोजन करने से लाभ बता रखा है। तो इसमें लिख रखा है कि अजीर्ण में जो है ना भोजन करते हैं तो उनमें क्या होता है कि अजीर्ण में भोजन करने वाले का खाया हुआ आहार समूह, तो इसमें कह रहा है कि जब अजीर्ण में भोजन करते हैं तो पहले जो अपन ने आहार खा लिया था, ठीक है, उसका रस हो गया, पहले के आहार के नए पचे हुए रस को बाद के आहार के रस के साथ मिश्रित करते हुए क्या करता है, शीघ्र ही सभी दोषों को प्रकोपित करता है। मतलब कह रहा है कि अजीर्ण में अगर आप भोजन करते हैं तो अपन ने जो पहले आहार खाया था ना उसका रस जो है अभी पूर्ण रूप से पचा नहीं है, ठीक है, फिर अपन ने और आहार खा लिया तो उसका रस जो है आहार रस जो है निकलेगा। तो ये करता है कि पहले के आहार रस के साथ मिलके ये आहार रस क्या करता है कि सभी दोषों को प्रकोपित कर देता है। फिर नेक्स्ट लिख रखा है कि भोजन के पच जाने पर खाते हुए दोषों के अपने स्थान में रहने पर, यह कह रहा है कि अगर अपन जीर्ण भोजन होने पर भोजन करते हैं तो क्या करते हैं, दोष अपने स्थान में रहते हैं, अग्नि प्रदीप्त रहती है, ठीक है, भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है, फिर स्रोतों के मुख क्या आते हैं, खुले रहते हैं, डकार शुद्ध रूप में आती है। ये इसके जो है वही लक्षण बता रहा है कि जीर्ण भोजन के, है ना। फिर हृदय के शुद्ध होने पर मतलब हृदय शुद्ध रहता है, और वायु का अनुलोमन, तो जीर्ण होने पर भोजन करते हैं तो वायु का अनुलोमन होता है। वात मल मूत्र वेग क्या है कि उचित समय पर इनका त्याग होता है, और खाया हुआ आहार सभी धातुओं को न दूषित करते आयु को संपूर्ण रूप से बढ़ाता है, और खाया हुआ आहार रस क्या करता है, सभी धातुओं को संपूर्ण रूप से बढ़ाता है, दूषित नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये जीर्ण भोजन होने पर लाभ बता रखे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अविरुद्ध वीर्य वाले आहार रस से लाभ, कि अपन अविरुद्ध वीर्य वाले भोजन करते हैं तो उसे क्या लाभ मिलता है। तो कह रहा है कि जो आहार वीर्य में परस्पर विरुद्ध न हो उसे खाना चाहिए, ठीक है, तो वीर्य में विरुद्ध नहीं होना चाहिए तो उस भोजन को खाना है, मतलब वीर्य में अविरुद्ध भोजन को खाना है। तो जो परस्पर वीर्य में विरुद्ध नहीं है ऐसे आहार का सेवन करने से वीर्य विरुद्ध आहार सेवन से जो रोग उत्पन्न होते हैं वे नहीं होते हैं, इसलिए वीर्य के अविरुद्ध भोजन करना चाहिए। तो ये कह रहा है इसमें यही सिंपल सी बात लिख रहा है कि वीर्य विरुद्ध आहार रस के सेवन करने पर जो रोग उत्पन्न होते हैं ना, अपन ने देखा था वैरोधिक आहार घटक 18 प्रकार के, है ना, सूत्र स्थान में, तो वहाँ पे जो है नपुंसकता, कुष्ठ, किलास, शोथ, अतिसार इस प्रकार के रोग दे रखे थे, है ना, विरुद्ध आहार के सेवन करने से। तो वही कह रहा है कि विरुद्ध आहार के सेवन करने से जो रोग उत्पन्न होते हैं, तो अगर अविरुद्ध वीर्य वाले आहार खाते हैं तो वे रोग जो है यहाँ पे उत्पन्न नहीं होंगे। अब आगे देखते हैं इष्ट देश में आहार से लाभ। तो इष्ट देश में आहार मतलब कि अपन मन के अनुकूल स्थान पर आहार कर रहे हैं तो उससे क्या लाभ होंगे। तो अनुकूल स्थान पर सभी मन के अनुकूल सामग्रियों के साथ भोजन करना चाहिए। तो इसमें दोनों दे दिया है ना, एक तो अनुकूल स्थान पर और
सभी अनुकूल सामग्रियों के साथ। तो इसमें 2 पॉइंट दे रखे 6 और 7, ये 6 मत मान लेना, इसमें दोनों पॉइंट बता दिए, एक अनुकूल स्थान पर और एक अनुकूल सामग्रियों के साथ भोजन करना चाहिए। फिर ये कह रहा है कि मन के अनुकूल स्थान पर भोजन करने से अप्रिय स्थान में मन को विघात करने वाले भावों के द्वारा होने वाले मानसिक विकार प्राप्त नहीं होते। मतलब सीधी सी बात है, अगर मन के अनुकूल स्थान पर भोजन करते हैं तो मन को जो विघात करने वाले भाव है ना, वो अपने अंदर नहीं आएंगे, मतलब मानसिक विकार जो है वो प्राप्त नहीं होंगे। फिर इसी प्रकार मन के अनुकूल सभी भोजन की सामग्रियों के होने पर मन विकार उत्पन्न नहीं होते। और इसी प्रकार कह रहा है कि अपन भोजन करने की जो सारी सामग्रियां अपने पास हैं, तो उससे भी क्या होता है कि मन में विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए अपने मन के अनुकूल स्थान पर और अपने मन के अनुकूल सामग्रियों के साथ बैठकर क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। अब आगे बता रहा है अति द्रुत भोजन से हानि, अगर अपन जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो उसे हानि बता रहा है ये, है ना, अति द्रुत भोजन से। तो अब इसमें देखना अति शीघ्रता से भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी भोजन करने वाले व्यक्तियों का आहार उन्मार्ग में चला जाता है। मतलब आहार जो है, आहार का जो मार्ग होता है उसमें न जाके क्या कहाँ चला जाता है, उन्मार्ग में चला जाता है। भोजन का अवसाद होता है, मतलब भोजन क्या होता है, स्थिरता को प्राप्त होता है। भोजन का अप्रतिष्ठान, तो ये इंपॉर्टेंट है, भोजन से अप्रतिष्ठानम, भोजन का अप्रतिष्ठान अर्थात उचित रूप में वह अपने स्थान अमाशय में नहीं ठहरता। मतलब जल्दी जल्दी भोजन कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि उचित रूप से क्या करता है, अमाशय में नहीं ठहरता है। ठीक है, आहार द्रव्य का दोष या उत्तम गुण, इन दोनों की प्राप्ति निश्चित रूप से नहीं होने पाती, इसलिए अति शीघ्रता से भोजन नहीं करना चाहिए। तो अति द्रुत भोजन से यहाँ पे हानि बता रखी है कि अगर अति द्रुत मतलब जल्दी जल्दी भोजन करते हैं क्या हानि होती है। तो इसमें लिखना है कि अति शीघ्रता से भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी भोजन करने वाले व्यक्तियों में का जो आहार वो उन्मार्ग में चला जाता है, भोजन स्थिरता को प्राप्त होता है और भोजन जो है उचित रूप से आमाशय में नहीं ठहरता है। तो इससे क्या होगा कि आहार द्रव्य का दोष या उत्तम गुण, इन दोनों की प्राप्ति जो है निश्चित रूप से नहीं होती। मतलब न तो आहार द्रव्य में क्या क्या दोष है उनकी प्राप्ति होती है और न ही आहार द्रव्य में कौन कौन से गुण होते हैं उनकी प्राप्ति होती है। मतलब कि दोष और गुण दोनों की ही प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ये आमाशय में उचित रूप से तो ठहरता नहीं है। तो इस प्रकार से अति द्रुत भोजन से हानि होगी। अब देखते हैं कि अति विलंबित आहार से हानि, अगर धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे जो है अपन भोजन कर रहे हैं तो उससे क्या हानि होगी। तो इसमें देखना न तृप्तिम अधिगस्ति, एक तो इसके इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा विषमम से पच्यते, है ना। तो न तृप्ति अधिगस्ति मतलब कि क्या करता है कि अगर धीरे धीरे भोजन करता है ना तो वो क्या करती, तृप्ति नहीं होती उसको। ठीक है, फिर दूसरा विषमम से पच्यते, और आहार का पाक कैसा होता है, विषम होता है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि भोजन अधिक धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिक देर तक भोजन करने से तृप्ति नहीं हो पाती है। तो अधिक देर तक भोजन करते हैं तो उससे क्या नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। आहार अधिक मात्रा में हो जाता है तो तृप्ति नहीं होगी, तो जब तक तृप्ति नहीं होगी अपन क्या करते जाएंगे, आहार खाते जाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाता है कि अधिक मात्रा में आहार खा लेते हैं अपन, फिर आहार द्रव्य शीतल हो जाता है और धीरे धीरे ज़्यादा धीरे धीरे खा रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है, आहार द्रव्य ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। फिर आहार का पाक क्या होता है, इसमें विषम होता है। तो इसलिए जो है धीरे धीरे भोजन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अति विलंबित आहार से यहाँ पे हानियाँ बता दी गई। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं तनमना आहार लेने से लाभ। ठीक है, तो तनमना आहार मतलब इसमें जो है 3-4 पॉइंट ऐड कर दिए गए एक ही में। ये कह रहा वार्तालाप न करते हुए, यहाँ पे आ गया ना कि बातचीत न करते हुए, न हंसते हुए, है ना, और भोजन में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आ गए वहाँ के कि एक तो बातचीत न करते हुए, न हंसते हुए और भोजन में मन लगाकर भोजन करना चाहिए, ये बता रहा है। बातचीत करते हुए, हंसते हुए या फिर अनमनस्क मतलब कि भोजन में मन लगाकर, अगर जो वो है जो मन लगाकर भोजन नहीं करता है, तो ये कह रहा है कि वे ही दोष होते हैं जो दोष अति शीघ्रतापूर्वक भोजन करने से होते हैं। मतलब अपन ने पढ़ा ना अभी कि अति शीघ्रतापूर्वक भोजन करने से क्या होता है, उन्मार्ग में चला जाता है, आमाशय में उचित रूप से नहीं ठहरता। ठीक है, न तो दोष प्राप्त होते हैं न गुण प्राप्त होते हैं। तो वही वाली बात बता रहा है। ये कह रहा है कि अगर हंसते हुए, ठीक है, अगर वार्तालाप करते हुए और भोजन में मन न लगाकर अगर अपन भोजन करते हैं तो क्या होते हैं, जो अभी अति शीघ्रतापूर्वक भोजन में जो दोष बताए हैं ना, वो ही क्या होते हैं, इसमें हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि न बात करते हुए, न हंसते हुए और भोजन में मन लगाकर क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे तन्मना आहार से लाभ बता दिए। फिर नेक्स्ट आ रहा है आत्म शक्ति के अनुसार आहार लेने से लाभ। तो यहाँ पे जो है देखना
कि यहाँ पे तुम लोग सोचोगे कि यहाँ पे 10 ही पॉइंट आए हैं, 13 तो पॉइंट थे ही नहीं। तो यहाँ पे तनमना आर वाले में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं और 1 पॉइंट पहले जो है वहाँ पे कि मन के अनुकूल स्थान पर मन के अनुकूल सामग्रियाँ, तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा वहाँ पे ऐड कर दिया गया था। तो इस प्रकार से ये 13 ही हैं, लेकिन इनमें जो है एक ही पॉइंट बना रखा है यहाँ पे तनमना आर लेने से लाभ, और इसमें 3 पॉइंटों के बारे में बता रखा है। तो अब यहाँ पे देखना आत्म शक्ति के अनुसार आर लेने से लाभ, मतलब जो है अपन आत्म शक्ति के अनुसार अपनी लाभ लेते हैं तो उससे आत्म शक्ति के अनुसार आहार लेते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। तो इसमें देखना अपनी आत्मा को भली प्रकार समझकर भोजन करना चाहिए, है ना। यह आर्द्रव्य मेरे लाभकारी है, यह आर्द्रव्य मेरे हानिकारक है। इस प्रकार से अपनी आत्मा का साथ में अपने आत्मा से विदित होता है, इसलिए अपनी आत्मा को भली प्रकार समझकर भोजन करना चाहिए। भले इसमें सीधी सी बात कह रहा है कि आत्म शक्ति मतलब अपनी आत्मा को, मतलब ये अपन क्या है कि आहार द्रव्य को समझकर जो है भोजन करना चाहिए, है ना। पहले क्या करना चाहिए, आहार द्रव्य मेरे लिए लाभकारी है या फिर ये द्रव्य मेरे लिए हानिकारक है। तो इस प्रकार से जो है अपने को भली प्रकार से स्मरण करके, ठीक है, अपने को पता लगा करके क्या करना है, भोजन करना है। तो इस प्रकार से ये इसका लास्ट पॉइंट हो गया। तो ये हो गए आहार विधि विधान। तो इनको अच्छे से याद करने, हर एक के कौन से लाभ हैं कौन सी हानि है वो याद करनी। तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।